नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है 21 फरवरी 2024 और आज जो है एसएससी जीडी का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा। ये पॉइंट टू एक्स्ट्रा फैक्ट है ये सिर्फ करंट एग्जाम के लिए नहीं, आने वाले सभी एग्जाम में रामबाण सिद्ध होती है और होते आए हैं। और इस बार जो एसएससी जीडी की एग्जाम चल रही है यहाँ पे 20 में से आज जो सेकेंड शिफ्ट था उसमें 19 क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए आए थे। वो भी हाल के पढ़ाए हुए, नहीं कि मैं जिंदगी भर पढ़ाया तब आया, तब तो सभी पढ़ा दूंगा। ऐसे हाल फिलहाल के जिसके लिए मैं ये सेट चलाया था उस सेट से आया है। अगर आप लोग वेरीफाई करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक की वीडियो है, आप देख सकते हो। 19 तारीख को शाम को अपलोड किया गया था। 7 से 8 क्वेश्चन तो पर डे खाली उस वीडियो से आ रहा है। बाद में कि मैं 19 का दावा इसलिए करता हूँ कि जो मेरा सीरीज है वो PDF आपके सामने पहले से छपा है, देख सकते हैं, बाय कर सकते हैं। चलिए, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमनी साहब हैं। आर वेंकट रमनी महान्यायवादी है, इसे अंग्रेजी में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। इनके बारे में सभी गुणगान में पहले ही कर लिया था। इस मैंने आपको बताया हूँ कि भाई पॉलिटी आप जब भी पढ़ो ना तो कुछ एक बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर आप लोकसभा को पढ़ते हैं एट ए टाइम आप राज्य में जो है विधानसभा को पढ़िए। अगर आप राज्यसभा को पढ़ते हैं एट ए टाइम जो है आपके विधान परिषद को पढ़िए। अगर आप केंद्र में PM को पढ़ते हैं एट ए टाइम आप CM को पढ़िए। अगर केंद्र में प्रेसिडेंट को पढ़ते हैं तो राज्य में आप गवर्नर को उसी समय पढ़िए। केंद्र में अगर आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ते हैं तो उसी प्रकार से राज्य के किसी हाई कोर्ट के बारे में पढ़िए, है ना। उसी प्रकार से महान्यायवादी अगर आप पढ़ रहे हैं तो राज्य में महाधिवक्ता पढ़िए। आपको क्या होगा, चीज़ों को जो है तुलना कर लीजिएगा, याद रखने में सहूलियत होती है। जितना चीज़ मैंने बताया लगभग दोनों का सेम ही काम है। एक का काम है कि पूरे इंडिया को, पूरे घर को चलाना, मतलब पूरे गाँव को चलाना, और एक का काम है कि एक परिवार संभालना। राज्य यहाँ पे परिवार है और गाँव मेरा इंडिया देश। मैं यहाँ पे गाँव का संज्ञा दिया हूँ जो केंद्र सरकार चलाते हैं, है ना, और परिवार दिया हूँ जो राज्य सरकार है ना। इनके अलावा तो आर वेंकट रमनी है महान्यायवादी। अब इसके बारे में देखते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 76 है। ये महान्यायवादी भारत सरकार के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होता है जो कानूनी मामले पे राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। किसको सलाह देंगे? ये राष्ट्रपति को सलाह देंगे। और जो महाधिवक्ता होता है वो गवर्नर को सलाह देता है क्योंकि वो राज्य का विधिक अधिकारी है। इसके अलावा इन्हें वोटिंग का अधिकार प्राप्त नहीं है, ये वोट नहीं डाल सकते हैं, लेकिन संसद के कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। जैसे आप सुने होंगे कि आज तक कभी बिरले ही आप सुने होंगे कि राष्ट्रपति जो है अमुक विधेयक गया और अस्वीकार कर दिया, हालांकि उनके पास वीटो का पावर है, लेकिन बहुत रेयरली, है ना। तो ये क्या होती है, ये भी है कि भाई संसद में आओ लेकिन आप अपना जो है मत डालो। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं और गवर्नर जो होते हैं वो भी आपको राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को ही धारण करते हैं जो राज्यपाल राज्यों में होती है, और नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं उनका भी। इनके अलावा राज्यों में राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता भी, हमने महान्यायवादी पर, अब मैं महाधिवक्ता पढ़ रहा हूँ। अब केंद्र सरकार से सीधे राज्य के अंदर आ जाइए तो राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं आर्टिकल 165 का उपयोग कर, ठीक है। सरकार के सबसे बड़े विधिक अधिकारी होते हैं, यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं, ठीक है भैया। राज्यपाल यादव वाला नहीं, गवर्नर वाला है। इनके अलावा भारत में वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। कल के शिफ्ट में ये क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ मैं कहीं पे लिख के दे सकता हूँ, यहाँ से कल एक ना एक बात आपके एग्जाम में जरूर आएगी, मेरा ऐसा मन कह रहा है। तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू है, नियंत्रक कैग जिसे आप कहते हैं। कैग का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। इसे कंट्रोलर नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? कंप्ट्रोलर। क्या कहेंगे? कंप्ट्रोलर। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं इसको, है ना। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति आर्टिकल 148 के अनुसार प्रेसिडेंट महोदय करते हैं, और 149 जो आर्टिकल है इसके अनुसार ये कैग जो है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है, इनको जो है पावर दिया गया है, फैसिलिटी दिया गया है ना। इनके अलावा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस समिति की जांच करते हैं? तो लोक लेखा समिति की जांच करते हैं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? आप कहते हो जी 22 में कहां से आते हैं जी? 15 + 7, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से आते हैं। इसी प्रकार से इनका एक बहन समिति है जिनका नाम है प्राक्कलन समिति। क्या नाम है? प्राक्कलन समिति। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं, और कहां से आते हैं? ओनली लोकसभा से आते हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। तो जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है किस सदन में जो है प्रतिवेदनाओं की जांच करते हैं? तो आप कहेंगे लोक लेखा समिति में करते हैं, और अपना रिपोर्ट जो है ये भी यानी कैग भी किसे सौंपेंगे? तो राष्ट्रपति को सौंपते हैं, ठीक है भाई। चलते हैं हम आगे।
इनके अलावा वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी तथा CEO BVR सुब्रमण्यम साहब है। ये कहना इसलिए क्योंकि ये भी की पोस्ट है इंडिया का, एक देखा जाए तो बहुत बड़े संस्था का। हालांकि नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है, मैं फिर से बता दूं, इसके बारे में पूछा जाता है। असंवैधानिक संस्था है आपका क्या, नीति आयोग, या फिर सलाहकारी कह सकते हैं, या फिर गैर संवैधानिक कह सकते हैं। BVR सुब्रमण्यम है ना, और जो उपाध्यक्ष है सुमन कुमार बेरी है। सुमन कुमार बेरी साहब राजीव कुमार का स्थान लिए थे, और BVR सुब्रमण्यम जो है ये परमेश्वरम साहब का स्थान लिए थे। DRDO के अध्यक्ष जो है समीर कामत, उन्हें भी ध्यान रखिएगा। इसरो का सोमनाथ साहब को भी ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम में आ सकता है। सबसे पहले जो वित्त आयोग थे उनके अध्यक्ष KC नियोगी साहब, इनको भी ध्यान रखिएगा स्टैटिक्स फॉर्म के लिए। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह साहब को भी ध्यान रखना है। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया से ही मैंने ये क्वेश्चन इतना सोच के लिखा है क्योंकि पता है अरविंद पनगड़िया वित्त आयोग में अध्यक्ष बन गए हैं। कौन से नंबर के होंगे, 16वें नंबर के होंगे। अरविंद पनगड़िया पहले नीति आयोग के पहले जो है नवनिर्वाचित नीति आयोग 2015 में उनका जो है आपका सचिव था। इनके अलावा FIH हॉकी वर्ल्ड कप किस राज्य में करवाए गए थे, सब दिन बताया, और जब भी बताया तो जो है बिरसा मुंडा स्टेडियम को मैंने है ना क्लियरफाई करके बताया कि भाई बिरसा मुंडा स्टेडियम 2 है ना, तो गच्चा नहीं खा जाना। बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम अगर आपसे पूछ रहा है तो ये फिर आपको झारखंड जाना पड़ेगा। और बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम पूछ रहा है तो फिर ये आपको उड़ीसा के राउरकेला आना पड़ेगा। राउरकेला में अब इंजन का भी निर्माण होता है, रेल के इंजन का निर्माण। मेरा एक दोस्त है राउरकेला इंजन फैक्ट्री में है, ठीक है भाई, जहाँ पे इंजन की निर्माण होती है वहाँ पे जो है काम करते हैं वो। तो ये जो है आपका 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप किस राज्य में, तो ये उड़ीसा में हुआ। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के आयोजन उड़ीसा के 2 स्टेडियम, कलिंगा स्टेडियम और आपका भुवनेश्वर, इन दोनों स्टेडियम में कराया गया था। कलिंगा भुवनेश्वर में है और बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में है। जीता कौन था, जर्मनी। उपविजेता कौन रहा था, बेल्जियम। ठीक है, ये तो हो गई पुरुष वाला हॉकी वर्ल्ड कप। अब आते हैं ओरिजिनल मसाला पे जो आपके एग्जाम में आएगा। क्या है ना कि मैं जितना मसाला दे चुका हूँ उसका 2% नहीं पूछ रहा है। जो बच्चे मेरे से नियमित पिछले 2 महीने से भी जुड़े हैं, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के आए तो बताइएगा, उसका मतलब वो ठीक से पढ़ नहीं रहा था। ठीक है भाई, मैं बहुत मेहनत किया हूँ भाई आप लोगों के लिए। मैं अपनी नींद हराम किया है, अपने घर की टाइम देना कम कर दिया है, और जॉब करते हुए घर परिवार चलाते घर से बाहर रह के ये सब करना बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन एक नशा सी हो गई है कि मुझे कुछ कर दिखाना है आप लोगों के लिए, बस यही कर रहा हूँ। आप लोगों का साथ चाहिए और कुछ नहीं, है ना। हॉकी वर्ल्ड कप ये 1971 में शुरू हुआ था हॉकी वर्ल्ड कप, है ना। और पहला जो विजेता रहा था ये पाकिस्तान ही रहा था, अपना पाकू रहा था। और हॉकी वर्ल्ड कप में पाकू टीम सबसे सफल टीम है, ध्यान रखिएगा। जैसे एशियाई क्रिकेट, जो एशियाई आपका एशिया कप होता है क्रिकेट का, उसमें भारत सबसे सफल टीम है। उसी प्रकार से जो ICC अंडर 90 है वो भी भारत सफल टीम है ना। ऑस्ट्रेलिया ICC वर्ल्ड कप वनडे वाला में सबसे सफल टीम है। तो ऐसे अपना अपना एक इमेज होता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। भारत जीते थे 1975 में। 1975 में एकमात्र बार हॉकी वर्ल्ड कप जीता है भारत, और 2023 में तो रॉन्डे से बाहर हो गया था। इनके अलावा एशियाई जूनियर हॉकी, अब आता है कंफ्यूजिंग पेयर। एशियाई जूनियर हॉकी चैंपियनशिप पुरुष 2023 के विजेता पाकू है, माफ कीजिएगा भारत है भाई। पाकू उप विजेता, पाकू कहाँ से जीतेगा, इसको पका देंगे हम, है ना। तो ये भारत जीता है और पाकिस्तान जो है उप विजेता रहा था। ये जूनियर वाला है हॉकी चैंपियनशिप पुरुष की प्रतियोगिता 2023 में। यह मैच ओमान में हुआ था। एशियाई जूनियर हॉकी महिला वाली 2023 में ये आपका भारत विजेता रहा है, और उप विजेता इसमें कोरिया रहा है, साउथ कोरिया। और यह मैच जापान में हुआ था। ये दोनों को क्लैरिफाई करके याद रखेंगे, हालांकि पहले से ही पढ़ाते आए हैं इन दोनों को। इनके अलावा एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी महिला, ये महिला का है, ये झारखंड में हुआ। जापान को जो है मात देते हुए भारत यहाँ भी विजेता। तो आपने अभी 4 देखा, एशियाई जूनियर पुरुष, एशियाई जूनियर महिला, एशियाई महिला चैंपियन ट्रॉफी हॉकी 2023। तो ये तीनों के विजेता जो हॉकी वाले में है भारत ही है। इनके अलावा पूछा गया है डंडारिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। जरा नृत्य वाला वीडियो निकाल के देखिएगा, या फिर जो बच्चे PDF खरीदे हैं PDF वाला देख लीजिएगा, नृत्य वाला इसमें है कि नहीं है। आंध्र प्रदेश से है ना। आंध्र प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य में मथुरी, लंबाड़ी, कोलाटम, धमाल, बिलासनी नाट्यम, बोमलत्ता, गोवी, ढीमसा, बीरानाट्यम, भामाकल्पम, ETC। ये कहाँ के नृत्य हैं। अब ये याद कैसे रखा जाए, बड़ा बात है ना कि याद कैसे रखा जाए। तो याद देखिए एक ही तरीके जो जैसा कि मैं अपनाता हूँ, जो मुझे आता है मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। जो मुझे आता ही है तो उस पर क्या ध्यान देने की ज़रूरत है। जो मुझे नहीं याद है उसको मैं 3 बार देखूंगा, 2 बार मुँह से बोलूँगा। ठीक है भैया, जैसे आप आपकी जगह पर मैं होता मथुरी, जैसे मुझे लग रहा है कि आपको याद नहीं होगा तो मैं इसको थोड़ा सा नज़र से देखूंगा। लंबाड़ी 1-2 बार आपको मैं
पहले भी पढ़ा दिया हूँ तो ख़त्म करना है। कोलाट्टम भी पढ़ा दिया हूँ, ख़त्म करना है। धमाल में थोड़ा देखना पड़ेगा, बिलासनी नाट्यम देखना पड़ेगा। गो भी बड़ा अच्छा नाम लग रहा है, देखना पड़ेगा। ढीमसा भी पहले पढ़ा दिया हूँ, ख़त्म करेंगे। भामाकल्पम को समझा दिया हूँ, कुचिपुड़ी से रिलेटेड है, यानी आंध्र प्रदेश का ये भी, तो इसे भी समाप्त करेंगे। अब जो ये 3-4 बच गया स्टार वाला, इस पर विचार विमर्श करेंगे और इसमें कन्फ्यूजन क्या है उस पर ध्यान देंगे। तो देखिए सिद्धि धमाल होता है, तो सिद्धि धमाल जो है, सिद्धि धमाल, तो ये सिद्धि धमाल, हालांकि सीधी लिखा गया, सिद्धि होता है, सिद्धि नहीं होता है क्या, सिद्धि हर रिद्धि सिद्धि वाला, वो वाला। तो सिद्धि धमाल जो है ये गुजरात का है, जबकि खाली धमाल आपका आंध्र प्रदेश में भी होता है। आंध्र प्रदेश के त्यौहार में आपने माजुली महोत्सव भी रख लेना है। इनके अलावा आंध्र प्रदेश के अरकू घाटी स्थित पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी जिंदगरहा स्थित है। पूर्वी घाटी पश्चिमी घाटी आपको मैं समझा चुका हूँ, ये पश्चिमी घाटी है, ये पूर्वी घाटी। आज तो मैं ये भी बता दिया हूँ कि भाई खाड़ी क्या होता है, समुद्र क्या होता है, गल्फ क्या होता है, महासागर क्या होता है, 2 सेकंड में बता दिया था पिछले वीडियो में, है ना। इनके अलावा मेरा एक ही मानना है, वो मैं ऐसे ही भाषा का इस्तेमाल करता हूँ जो आपको समझ में आए। मैं किताबी भाषा पूरा एकदम शुद्ध हिंदी ही दे दूँ और आपको समझ में ही नहीं आए, याद ही नहीं रह पाए तो किस काम की है भाई, है ना। इसके अलावा आंध्र प्रदेश तटीय राज्यों में गुजरात के बाद सबसे लंबा सीमा रेखा रखता है। गुजरात सबसे लंबा रखता है, फिर आंध्र प्रदेश रखता है। तटीय राज्य की बात करेंगे, आपका गुजरात आएगा, महाराष्ट्र आएगा, गोवा आएगा, कर्नाटक आएगा, केरला आएगा, तमिलनाडु आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा, उड़ीसा आएगा, पश्चिम बंगाल आएगा। कितने हुए भैया, 4, 5, 9 हुए। ये तटीय राज्य है ना। इसके अलावा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी गांव की उपज है, जो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य को आधुनिक स्वरूप में लाने का श्रेय सिद्धेंद्र योगी को दिया जाता है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश 2014 से अलग हुआ था। 2 जून 2014 को तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने हैं रेवंत रेड्डी। कौन बने हैं, रेवंत रेड्डी, कांग्रेस की सरकार है। आंध्र प्रदेश में उगादी नामक त्योहार सेलिब्रेट किए जाते हैं नव वर्ष के अवसर पे। ये जो है आपका, है ना, तेलुगु नव वर्ष है। बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चे को, मुझे भी जब मैं पढ़ता था तो मुझे लगता था तमिल, तेलुगु, है ना, मलयालम और कन्नड़, मुझे लगता था ये सब एक ही जैसे है, कोई कुछ भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बड़ा फर्क है भाई। अब तो मैं इस भाषा को सुनता हूँ, मेरे साथ कई सारे काम करने वाले हैं साउथ के, है ना। देखिए तमिलनाडु में, तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, मलयालम केरला और लक्षद्वीप में, और आपका कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाती है। भाई का अपना अलग अलग भाषा है। प्रसिद्ध पुलिकट झील ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है। इसका कंफ्यूजिंग पेयर क्या है, लोकटक झील, जो क्या है भाई मणिपुर में है। पुलिकट लोकटक, जैसे लग रहा है दोनों भाई है ना, लेकिन दोनों, एगो ई छोर पर तो एगो वो छोर पर है, एगो राम है तो एगो सीधा जो है ना लक्ष्मण है। इसके अलावा स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, देखिए मैंने बताया है कि भाई जो 6 अधिकार है, मौलिक अधिकार जो 12 से 35 तक के आर्टिकल है, इनको अपने अपने हिसाब से अलग अलग कैटेगराइज कर दिए हम सहूलियत के लिए, है ना। 14 से 18 हम समानता का अधिकार कहते हैं। इसमें सिर्फ इक्वलिटी की बात होती है। आप कहीं कोई सा भी उठा लीजिए, है ना, इक्वालिटी की बात होगी इसमें, है ना, कोई सा भी उठा के देखिए इसमें क्या होता है। तो 14 में अगर हम बात करें तो क्या होता है, समता का अधिकार होता है। समता का अधिकार होता है साधारण अवस्था में। 15 में क्या होता है कि कोई भी, है ना, जाति, धर्म, लिंग, नाम आदि के अधिकार पे न, मतलब अनुसार किसी को ना तो टीच करेगा, मजाक नहीं उड़ाएगा और कोई भी इसमें भेदभाव नहीं रखेगा। इसके अलावा 16 में है लोक नियोजन के मामले में अवसरों की समानता, है ना। जैसे इंडिया में जो कोई भी वैकेंसी वगैरह निकलती है तो ऐसा नहीं कि आप नहीं भर सकते, आप भर सकते हैं, इंडियन है तो ठीक है, अगर आप क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो। इनके अलावा 17 है कि छुआछूत का अंत है ना। आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अनटचेबल पुस्तक जो लेखक हैं, उसके लेखक कौन है, अनटचेबल पुस्तक के लेखक, ठीक है। और 18 नंबर कौन है भैया, उपाधियों का अंत है, लेकिन काफ़ी हद तक डॉक्टरी और सेना वगैरह में नहीं लागू होती है। इनके अलावा जो आपका मौलिक अधिकार है, ये भाग 3 में है, अमेरिका से लिया गया है, वर्तमान में 6 है। इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 14 से 18 समझ गए। अब 19 से 22 मैंने समझाया हूँ कि 19 जो है ये ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स है। इसमें 6 चीज इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। वाक एवं स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, जैसे हम बोल पा रहे हैं। दूसरा है हथियार रहित जो है आपको बैठक करने का अधिकार देता है। तीसरा आपको सहकारी समिति बनाने का अधिकार देता है। फिर आपको क्या देता है भाई, इंडिया में अबाध रूप से कहीं भी घूमिए। फिर आपको इंडिया में कहीं भी घर बनाने की छूट देती है। फिर आपको इंडिया में कोई सा भी बिजनेस व्यापार आपका आजीविका चलाने की स्रोत के लिए कोई नहीं रोकेगा। ऐसा, ये तो कोरोना वायरस बन गया भाई जिंदगी कोरोना वायरस है। इनके अलावा भैया ये 19 से 22 है, ये प्रेस की स्वतंत्रता है। मैंने आपको बताया है कि 20 और 21 जैसा आर्टिकल है जो आपातकाल हो चाहे कुछ भी हो, है ना, इसमें जो है इसमें कोई कटौती नहीं करी जाती है, यानी ये बदलता नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना। कुछ ऐसे आर्टिकल जो विदेशियों को भी प्राप्त है, उनमें 20 भी आता है, ध्यान रखिएगा, 21 भी आता है।
23 और 24 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 23 में क्या बोलते हैं भैया आप कि भाई बलात् श्रम पे रोक है, मैं इतना काम नहीं कर सकता, कोई ज़बरदस्ती आपसे नहीं करवा सकता। इसके अलावा जो बंधुआ मजदूर होता है ना, वही जैसे ही आदमी बंधुआ हुआ वैसे ही बल का प्रयोग करेगा उस पर, तो बंधुआ मजदूर है ना, तो बंधुआ मजदूर से छुटकारा। इसके अलावा इसमें मानव तस्करी मजदूर जो बंधुआ ही हो गया तो उसे लोग बेच भी सकते हैं, तो ये कुल मिला के एक ही बात है अगर आप सही से सोचिए तो मानव तस्करी पे रोक है ना, ट्रैफिकिंग। इनके अलावा जो 24 है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 14 वर्ष से कम उम्र के अगर बच्चा है, सॉरी ज़्यादा हो गया भाई, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चा अगर है ना, बच्चा है तो ये क्या हो जाएगा भाई, तो आपको जो है कल कारखाने पे नहीं लगाना है। 29 और 30 क्या है, अल्पसंख्यक हित से। 25 से 28 क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसे भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान का आत्मा माना है। सुप्रीम कोर्ट इसी से रीट जारी करते हैं। आम आदमी का मौलिक अधिकार हनन होने पे यही जो है सुप्रीम कोर्ट तक ले जाता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के विधिक अधिकार के रूप में जो है आर्टिकल 300 में रखा गया। सोडियम को किस में रखा जाता है, पूछा गया है, केरोसिन में रखा जाता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 है, और द्रव्यमान तो लिखा ही नहीं, तो कितना होता है बताइए। द्रव्यमान यहाँ कहीं लिखा है क्या, कहीं नहीं लिखा है। देखिए द्रव्यमान मैंने आपको बताया था कि अगर नहीं भी आता तो भी आप याद दिला सकते हैं एग्जाम के अंदर, है ना। कैसे, मैंने आपको बताया था कि 1 से 20 तक अगर किसी भी तत्व की परमाणु क्रमांक है तो मैंने एक ट्रिक दिया था कि भाई ऑड और इवन नंबर का दिया था कि अगर उनका परमाणु क्रमांक ऑड नंबर है तो उसको 2 से गुना करने का है और 1 जोड़ देने का है, ठीक है। तो इसका जो है परमाणु द्रव्यमान सोडियम का 11 दूनी की 23 के करीब होगा। एग्जैक्ट तो नहीं होगा लेकिन 23 के करीब होगा। और जो आपका इवेन नंबर है उसको सीधे 2 से गुना कर देना है। जैसे 12 किसी चीज़ का है, मैग्नीशियम का, है ना, तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो 24 होगा मैग्नीशियम का। देख लीजिएगा इन दोनों चीज़ को, और ये ट्रिक अपने जेहन में याद रख लीजिएगा, आपको परमाणु द्रव्यमान निकालने में सहूलियत होगी, है ना। फिर समझ लीजिए, ऑड वाले को 2 से गुना करके 1 जोड़ना है, अंडर 20 तक कार्य करेगा, और इवन वाले को 2 से गुना करना है, और जो बहुत ज़्यादा क्लोज ऑप्शन हो उसको आंसर मान। जैसे मुझे यहाँ पर 23 आया, अब ऑप्शन में होता 22.8, 22.9, 22.7, 22.5, मैं किसको टिक करूंगा। अब आप तो हमसे ज़्यादा तेज हैं भाई, तो 22.9 क्योंकि 23 के करीब है ये, ठीक है मेरे भाई, समझ गए। समुद्री जल में अधिक क्या पाया जाता है, सोडियम के लवण पाए जाते हैं। इसके अलावा सोडियम बहुत लचीली धातु होती है, इसीलिए हम इसे चाकू से काट सकते हैं। ये सोडियम है और ये है आपका चाकू, इसे आप काट सकते हैं आराम से। आप मेरा चाकू भी मैं नहीं बना पाता हूँ, है ना, आप तो नहीं सीख पाऊंगा। इसके अलावा सोडियम का नाम लैटिन नाम नेट्रियम से लिया गया है, इसीलिए आप सोडियम का सूत्र Na देखते हैं। पोटासियम का नाम कैलियम से लिया गया है, यहाँ मैं ये लिख के दूंगा क्योंकि आने वाली शिफ्ट में इसका आसार है। पोटासियम का नाम कैलियम से लिया गया है, सोडियम का नाम नेट्रियम से लिया गया है, तभी आप पोटासियम का P नहीं देखते हैं और सोडियम का S नहीं देखते हैं, Na देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा गया है, अच्छा आवर्त सारणी से क्वेश्चन आए थे, इससे पहले शिफ्ट में बता दूं, आवर्त सारणी जो आधुनिक वाला है ये मोस्ले साहब का प्रिंट है। 118 तत्व हैं, इसमें आपका 91 मेटल है, 20 नॉन मेटल है और 7 जो है अर्धचालक सेमीकंडक्टर है, ठीक है। इसके अलावा 18 भाग को आप कैसे याद रखते हो, ये भी आपके लिए चैलेंज होगा अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो, लेकिन जो बच्चे जुड़े हैं वो उनको याद होना चाहिए। नहीं है याद तो ठीक से नहीं पढ़ते हो बंधु, ठीक है। ये जो पहले दोनों है इसे हम S ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, ये 3 से 12 जो है इसे हम D ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, और ये यहाँ 13 से जो 18 है इसे हम P ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, और नीचे जो आपका 2 दिख रहे हैं लेंथेनाइड और एक्टिनोइड उसे हम F ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है भाई। ये तो हो गया ब्लॉक के आधार पे SPDF, है ना। इनके अलावा जो पहला 2 है इसे हम क्षारीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षारीय धातु, अल्कलाइन मेटल कहते हैं, अल्कलाइन मेटल कहते हैं। उसमें भी स्पेशली 2 का कलर पहला से थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा होगा, तो 2 को कहते हैं भैया पृथ्वी क्षारीय धातु, दोनों सटीक क्लियर हो गया। 3 से 12 को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स या संक्रमणीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्रमणीय धातु, है ना। इनमें मेटेलिक गुण अच्छा होता है। इनके अलावा जो 13 है इससे पहले के नाम पे, तो इसको हम, है ना, बोरॉन ग्रुप कहते हैं। 14 को कार्बन, 15 को कार्बन ग्रुप, है ना, माफ कीजिएगा, 14 को कार्बन ग्रुप, 15 को नाइट्रोजन ग्रुप, 16 को ऑक्सीजन ग्रुप या केल्कन कहते हैं, कलकन, केल्कन CH से लिखा था भाई, है ना। 17 को हम हेलोजन फैमिली
कहते हैं और 18 को हम नोबल गैस फैमिली कहते हैं या इनर्ट गैस फैमिली कहते हैं। मैंने नोबल गैस याद रखने के तरीके भी बताए हैं, साथ ही ये भी बताए हैं कि कैसे आपको याद रखेगा कि ये सबसे बाहर है। परिवार के सबसे नकारा बेटा पे कोई ध्यान नहीं देता है, रात को 10 बजे नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन एक जो चेहते बेटा है अगर 2 मिनट के लिए वो जल हो जाए, अरे बाबू कहाँ गया, तो ऐसा है, समझ रहे हैं। तो ये नकारा है इनर्ट गैस, इसे कोई नहीं देखता, ये सबसे लास्ट में पड़े हुए हैं। इनर्ट गैस मतलब जो दूसरे से ज़्यादा मतलब नहीं रखता है, अभिक्रिया नहीं करता है। हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। लेकिन इसमें एक ऐसा गैस है जिससे एक क्वेश्चन बन गया था एक बार, ये जो आप जेनॉन देख रहे हैं जिसका सूत्र XE होता है, परमाणु क्रमांक 54 होता है, इसे स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। स्ट्रेंजर मतलब अजीबो गरीब गैस कहा जाता है। ये जो आप रेडॉन देख रहे हैं, ये जो आप रेडॉन देख रहे हैं, इसको जो है आप यूज करते हैं कैंसर के उपचार प्रणाली में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा ये जो आप नियॉन देख रहे हैं ये लैंप वगैरह में यूज होता है। ये जो आप हीलियम देख रहे हैं ये वायुयान और गुब्बारा में यूज होता है ना। ये जो आप ऑर्गन वगैरह देख रहे हैं ये भी आपका जो है लाइट वगैरह में यूज हो सकता है, ठीक है भाई। तो ये है आपके भैया इनर्ट गैस की कहानी। बाद बाकी लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में कितने कितने तत्व आते हैं तो आप यहाँ से गिन सकते हैं और इसको भी एक इंक्लूड करना है। तो हमारे ख्याल में ये 15 हो जाएगा, 15 लेंथेनाइड और 15 एक्टिनाइड, नीचे में 14 ही होगा, आप गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, लेकिन आपको यहाँ से पकड़ना है, ये 57 से चलता है। कलर आपको सेम दिख रहा होगा। एक्चुअली क्या है, ये इसके आगे चला था लेकिन जगह आवर्त सारणी के साइज खराब हो जाता है, इसलिए इसको नीचे निकाला है और इनका अलग अलग नाम दिया है लेंथेनाइड, एक्टिनाइड। हालांकि एक जैसे गुण के तत्व हैं यहाँ पे। इनके अलावा एक और चीज़ यहाँ बता दूं, जो मेंडेलीव की आवर्त सारणी थी उसमें 63 तत्व था और 1869 में मेंडेलीव की आवर्त सारणी रिलीज हुआ था। हालांकि मेंडेलीव का मत भी आधुनिक आवर्त सारणी के मत से ही मिलती थी, ठीक है। अगर आधुनिक आवर्त सारणी का जो है जनक कौन कहे नीचे में और मोस्ले नहीं हो तो मेंडेलीव से काम चला लेना, ठीक है। वो भी आधुनिक आवर्त सारणी के मत के विचारक ही थे, इसीलिए कभी भी पुरानी आवर्त सारणी और नई में नहीं होता है। मेंडेलीव और मोस्ले के आवर्त सारणी में पूछा जाता है, या फिर आधुनिक और मेंडेलीव, यानी मेंडेलीव से जो पहले आया था, सॉरी प्राचीन और मेंडेलीव और आधुनिक, है ना। इनके अलावा जो मेंडेलीव में 63 बता दें, मेंडेलीव का जो था ना ये परमाणु भार पर था, ये परमाणु क्रमांक पे आधारित है। इसमें जो है एक जैसे तत्वों को लगभग एक जगह रखा गया है, कोई भी खाली स्थान नहीं रखा गया है। जो आपका मेंडेलीव साहब था इन्होंने आवर्त सारणी बनाया तो इसमें बहुत सारे खाली जगह छोड़ दिया था, मतलब इसमें है इसमें नहीं है, ये भविष्य की जगह के लिए खाली है ना। द्रव्यमान पर आधारित हुआ करता था तो पढ़ने में डिफिकल्ट था। इनके अलावा सोडियम का लैटिन नाम नाइट्रियम है, बता दिया, और वो कैलियम मतलब पोटेशियम वाला। केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों का हाई लिटरेसी रेट पूछा है तो केरल और लक्षद्वीप होगा। अगर इन दोनों में से भी सेलेक्ट करना हो तो किसको टिक करेंगे कि भाई आपके सामने 4 ऑप्शन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सबसे अधिक लिटरेसी रेट है। आपके सामने केरल भी है, लक्षद्वीप है, एगो हम बिहार डाल देते हैं और एगो हम महाराष्ट्र डाल देते हैं। क्या होगा आंसर? तो भी केरल ही होगा आंसर, क्योंकि केरल का जो है ना 94 पॉइंट था उस समय और लक्षद्वीप का 91.6% था। तो इन दोनों में भी अगर कंपेयर करें तो केरल सबसे ऊपर है, महिला में भी, पुरुष में भी, ओवरऑल में भी, लिटरेसी रेट में। इनके अलावा सर्वाधिक लिटरेसी रेट आपके सामने है केरला का है ना, और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप का था। दूसरा मिजोरम का, तीसरा गोवा का है। सबसे कम अपना बिहार का है, और अरुणाचल प्रदेश का दूसरा सर्वाधिक कम है, और राजस्थान का है ना पधारो है ना मारो देश तीसरा सर्वाधिक कम है। इनके अलावा गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? कल भी पूछा था, 1931 में हुआ था। पूना समझौता भीमराव अम्बेडकर और गांधी के बीच 1932 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता लॉर्ड इरविन के साथ 31, पूना समझौता 32। गांधी जी अफ्रीका से 93, अफ्रीका गए 93, आए 1915। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। प्रवासी दिवस पिछले साल मनाया गया था इंदौर में, इस साल नहीं मनाया गया क्योंकि ये द्विवार्षिक है, 2 साल में एक बार मनाया जाता है। गांधी जी अफ्रीका से लौटने के बाद चंपारण सत्याग्रह में पहली बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। राजकुमार शुक्ल जो आमंत्रण किए थे, कहाँ पे गए थे? बिहार के चंपारण में। चंपारण मीट हाउस भी होता है। देखिए मैं पहले मांसाहारी था, अब शाकाहारी हूँ, तो मैं पहले ऐसा नहीं कि नहीं खाया हूँ, खाया हूँ है ना, लेकिन अब नहीं खाते हैं हम, है ना, छोड़ दिए।
गांधी जी असहयोग आंदोलन 1920 में चलाए थे, है ना। तो असहयोग आंदोलन बंद हो गया था आपका कितने में, 1922 में, चौरा चौरी हत्याकांड के कारण। 1920 में कौन से दो नेता अपनी वकालत का जो है पेशा छोड़ दिया था ताकि जो है असहयोग आंदोलन में पूरा सपोर्ट किया जाए, तो ये मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। बाद में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो है स्वराज दल की गठन किए थे 1923 में। 12 मार्च 1923 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की स्थापना की थी। हमने कहा कि अमृत भारत महोत्सव जो आपने जो है 2021 से 2023 तक सेलिब्रेट किए हैं, ये भी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से ही स्टार्ट हुआ था। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन की विफलता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है भैया, क्रिप्स मिशन के विफलता मतलब फेल हुआ, तभी मतलब गुस्सा में 8 अगस्त 1942, गुस्सा नहीं कर सकते हैं, मतलब इनके भरपाई के लिए दिखाए कि हम भी कम नहीं, तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए और गांधी जी ने इसी आंदोलन में डू और डाई का नारा दिए। गांधी जी को इस आंदोलन में सपोर्ट कर रही थी अरुणा आसफ अली और लाल बहादुर शास्त्री इत्यादि गण नेतागण। इनके अलावा गांधी जी से जुड़े हुए पुस्तक एथिकल रिलीजन है, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ है, हरिजन है, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन इत्यादि। नवजीवन जो है ये गुजराती समाचार पत्र है। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का उत्सव कौन है, हरेली ऑप्शन में दिया गया था, राइट आंसर है, बताया हूं। उत्तराखंड में हरेला होता है, छत्तीसगढ़ में हरेली होती है। महाराष्ट्र के आज ही बताया था, तो मैं सीधे आगे चलता हूं। महाराष्ट्र के दही हांडी, दशावतार, कोली, लेजिम, गुड़ी पड़वा त्योहार, शिवरात्रि महोत्सव, गणपति महोत्सव, दही हांडी, कुमकुम हल्दी, रंगोली, वर्ली पेंटिंग और आपका है ना यही सब होता है। कुमकुम जो ये दही हांडी जो है ये आपका कृष्णाष्टमी में होगा। कुमकुम हल्दी कभी भी होता है, महिलाओं सुहागन महिला का त्योहार है। गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव जो है बाल गंगाधर तिलक साहब ने चलवाया था। गुड़ी पाड़वा नव वर्ष है, ध्यान रखेंगे। कोली जो है ये आपका कोली समुदाय के द्वारा करी जाती है। गुजरात में आपका भवाई, सीधी धमाल, पतंग उत्सव, उत्तरायण का त्योहार, ये सब गुजरात में है। बाद में आज ही बात किए थे, तो हम सीधे आगे चलते हैं। इनके अलावा छत्तीसगढ़ का है, फिर से आएगा तो देख लीजिए। छत्तीसगढ़ की लोक नृत्य का जो है सुआ, कर्मा, राउत नाचा, सैला, पंडवानी, गौर मारिया, पंथी, पाली, है ना। मेरे साथ यही प्रॉब्लम है कि जो मैं एक बार पढ़ा देता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये तो रिसेंट में ही पढ़ाए हैं, इसे नहीं पढ़ाना चाहिए, नहीं तो बच्चे के मन में आएगा कि टाइम पास करवा रहा है। और जिस दिन आपको लगे कि मैं टाइम पास करवा रहा हूँ, उस दिन आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि भाई आपके हित के लिए जो अच्छा हो वो कीजिएगा। मेरी चैनल और सब्सक्राइब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, आपकी ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एक समय के बाद ना तो आपको सरकार नौकरी दे रही है, ना आपको कोई इज्जत दे रही है। तो ये जो समय है आपका बहुत ही कीमती है, तो आपके हित जहाँ हो वहाँ रहिए, ठीक है ना। और मैं ऐसा दिन आने नहीं दूंगा कि जो मैं आपका टाइम पास कराऊंगा, ठीक है भाई। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के विजेता कौन है, ये भी पूछा गया था, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ऊपर के प्रश्न में व्याख्या किया गया है, समझ लिए हम लोग। 2023 में किस गायिका को पद्म भूषण मिला था, वाणी जयराम को। वाणी जयराम बहुत सारे गायकी किए हैं, है ना, तो इन्हें 2023 में पद्म भूषण दिया गया था। 2023 में छत्तीसगढ़ की गायिका जो पंडवानी से जुड़ी हुई है, उषा बारले, अजय सिंह मंडावी, है ना, कुंवर सिंह डोमार, है ना, तो ये आपने 3 छत्तीसगढ़ का मिला था 2023 में पद्मश्री, जिसमें गायकी से संबंधित है उषा बारले पंडवानी से, है ना। पंडवानी की जो है सबसे बड़ी कलाकार तीजन बाई। इनके अलावा 2022 में उस्ताद राशिद खान साहब मर गए। आपने इनका गीत मेरे मुंह से भी कई बार सुने होंगे और वो गीत काफ़ी फेमस है और मेरा फेवरेट गीत भी है, शाहिद कपूर के जब भी मेट पिक्चर का, है ना। गीत कुछ ऐसा है, सुनेंगे, सुनाते हैं, थोड़ा सा मन भी हो गया, है ना। आएंगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे, नैना तेरे कजरारे हैं, नैना पे दिल हारे हैं, अनजान ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं, सपनों की जहां होगा खिला खिला, बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिले।
ये वाला गीत था, है ना। कितना अच्छा है, अच्छा लगा हो तभी, है ना, बोलना। इसके अलावा एक दिन में 28 गाना गाकर गिनीज बुक में जो है रिकॉर्ड बनाने का काम कुमार सानू साहब ने किया था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। मेरी बेटी को हंसी आ गई है, कोई बात नहीं, आप लोग भी सुने होंगे। लता मंगेशकर की पहली गाना जो थी ये मराठी भाषा में थी, चूँकि ये भी किताब पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि लता मंगेशकर ने पहली गाना जो है किस भाषा में गाई, तो ये आपका जो है मराठी भाषा में, ध्यान रखिएगा। साक्षरता दर किस वर्ष बढ़ने लगी? अब ये क्या प्रश्न हुआ भाई, जो भी भेजे हो जरा बताना भैया कि ये क्या प्रश्न था। साक्षरता दर किस वर्ष में बढ़ने लगी, ये आपके सामने है भाई, साक्षरता दर की डाटा, है ना। अब इतनी डाटा कलेक्ट करना मेरे बस की बात नहीं थी, तो मैंने इसे गूगल से लाया है आप लोगों के सामने, ठीक है भाई। तो ये बताइएगा कि इसमें क्या क्वेश्चन था, मुझे तो ये समझ में आना। हो सकता है कि साक्षरता दर पूछा हो आज़ादी के समय, तो बता रखा हूँ 17 से 20 में जो ऑप्शन रहे, वैसे जो है एक्यूरेट 18 पॉइंट कुछ था, तो है ना। तो आप मार सकते हैं आज़ादी के समय, बाद बाकी जो है आपका और कुछ मुझे लगा नहीं। यहाँ पे आप देखिए 51 में 1833 है, तो मैं बताया हूँ कि आज़ादी के समय 47 में 18 पॉइंट कुछ था, है ना, बहुत करीब था 18 पॉइंट कुछ के, है ना। तो 18 और 20 के बीच में जो है उन्हें मारने का, क्योंकि ये कभी भी एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं देता है। जीएसटी से एक क्वेश्चन आया था, 2017 अधिनियम मंत्रालय किसने पेश किया? जीएसटी अधिनियम किस मंत्रालय ने पेश किया? बताइएगा कि यही क्वेश्चन था या फिर ये पूछा था कि जीएसटी परिषद में अध्यक्षता कौन करते हैं, ठीक है। तो कानून और न्याय मंत्रालय ने पेश किया था, उस समय किरण रिजिजू थे, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, भारत में जीएसटी 2017 में लागू हुआ। जीएसटी संविधान के 101वां संविधान संशोधन के द्वारा लागू कर दिया गया 2017 में। अप्रत्यक्ष कर का हिस्सा जगह लिए इन्होंने, मतलब अप्रत्यक्ष कर है। इनके जो स्लैब है 0, 5, 12, 18 और 28 है। लॉटरी वगैरह पे 28 लगते हैं। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता भारत के वित्त मंत्री करते हैं। जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279 परिषद से संबंधित है ये। जीएसटी परिषद में 33 सदस्य होते हैं, जिसमें 2 + 31 आते हैं, है ना। 31 आते हैं केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से, और 2 आते हैं केंद्र सरकार से। तो दोस्तों ये थे आज के थर्ड शिफ्ट में। अच्छा एक और है, 1857 के क्रांति से एक प्रश्न आया था, प्रश्न क्लियर नहीं लेकिन बता देता हूँ। 1857 के विद्रोह बैरकपुर से स्टार्ट हुआ था। 10 मई को मेरठ से जो है आग की लपट्टा स्टार्ट हो गई थी, मतलब फुल फ्लेज में आ गया था। तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस था, ध्यान रखेंगे। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था, बाद में यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय बना, है ना। इसके अलावा 1857 के विद्रोह के बाद जो है भारत की शासन व्यवस्था ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर। दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्त खां जो है कर रहे थे अगुवाई। 1857 की स्वतंत्रता में प्रतीक जो था, प्रतीक जो रखा गया था ना, मतलब कोई चीज का लोगो, तो कमल और चपाती को रखा गया था। दिल्ली से बहादुर शाह तथा बख्त खां, लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली, फतेहपुर से अजीमुल्ला, जगदीशपुर से कुंवर सिंह, है ना। इनके अलावा Fe+PbSO4 की बैलेंस अभिक्रिया शायद आया है, तो FeSO4 जो है आपका, है ना, बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, FeSO4 बनेगा और आप इसमें से Pb को अलग कर लेंगे। सीसा अलग हो जाते हैं, लोहा के साथ चिपक जाते हैं, ठीक है। ये Pb+SO4 जो है Fe करेंगे तो FeSO4 Pb बनेगा। FeSO4 को जब आप गर्म करते हैं तो FeSO4 को, तो Fe2O3 + SO2 + SO3 बनता है। ये ग्रुप डी के समय से भी एज इट इज पूछता जाता है। एक ZOSO4 के साथ भी पूछता है ये अभिक्रिया। इनके अलावा खाने वाला सोडा को जब आप गर्म करेंगे तो क्या बनता है, ये भी आपसे पूछा गया है पास्ट के SSC के एग्जाम में। तो खाने वाला सोडा को जब आप गर्म करेंगे तो आपको धोवन सोडा प्राप्त होगा, यानी सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होगा, यानी NaCO3 को जब आप गर्म करोगे, NaCO3 कर लेना, H है तो यहाँ पे NaCO3 तो मिलेगा, फिर H2O मिलेगा और फिर CO2 भी मिलेगा, तो इतना प्रोडक्ट मिलेगा। अभिक्रिया बैलेंस करना आपको आता ही है कि इधर कितना है, उसमें जो है पीछे में आप गुना लगाते हो, बैलेंस करना सीखे ही होंगे, है ना। इसके अलावा भरतनाट्यम के किस कलाकार को अवार्ड दिया गया? पहले शिफ्ट में भी ये लोगो दिखाया था, ये हमारे जो है टॉपिक वाइज वीडियो का डांस और अवार्ड वाले हैं, तो आप देखिएगा क्योंकि ऑप्शन तो नहीं है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। ये PDF आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे दिए जाएंगे। अगर आप हमारा कोई भी एक्टिव PDF बाय करते हो जो 35 से लेके जो है 90 तक का है, 90 करने का मतलब एक PDF का नहीं है ना, 35 क्लास का 35 है, 90 में आपको 113 क्लास यानी 140 क्लास तक मिल जाएंगे टॉपिक वाइज मिला करके, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं समझेगा कितना महंगा है ना। तो ये अगर कोई भी आप लेते हैं और एक्टिव ग्रुप में तो आपको ये PDF तुरंत ही मिलता है। बाद में कि आप रात को जो है एनालिसिस की PDF फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। टुडे एग्जाम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, व्हाट्सएप का भी, यानी जहाँ पे आप बाय करेंगे या फिर जहाँ पर फ्री आप ऐड होंगे टेलीग्राम पे। जय हिंद दोस्तों।